नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार से सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद राज्य मंत्रिमंडल की आज मंगलवार शाम को पहली बैठक हो रही है। ये बैठक मुख्यमंत्री गहलोत के सरकारी आवास पर बुलाई गई है। इसके अलावा रात 8 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक है। उप मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद पहली प्रतिक्रिया सचिन पायलट ने दी है। उन्होंने ट्वीट किया है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल में भी बदलाव किया है और अब ट्विटर बायो से कांग्रेस और डिप्टी सीएम हटा दिया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। बीजेपी 6 महीने से सरकार गिराने की साजिश कर रही थी। अशोक गहलोत ने कहा कि मजबूरी में आकर हमने अपने 3 साथियों को हटाया है। हमने किसी की शिकायत नहीं की। खुशी किसी को नहीं है, कांग्रेस हाईकमान को भी खुशी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने लगातार उन्हें मौका दिया है। हमने मंगलवार को बैठक भी बुलाई। हमने मंगलवार को बैठक भी इसीलिए बुलाई कि वे लोग इसमें शामिल हो सके। पायलट के अलावा विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा पर भी कांग्रेस आलाकमान ने कार्रवाई की है और उनको भी मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। सचिन पायलट के साथ जा चुके प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश भाकर को पद से हटा दिया गया है। मुकेश भाकर की जगह अब गणेश घोगरा को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसकी पुष्टि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी की ओर से की गई है। भाकर खुलकर पायलट के साथ खड़े हैं और सोमवार और मंगलवार को जयपुर में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठकों में भी शामिल नहीं हुए थे। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के युवा नेता जितिन प्रसाद ने इस पूरे प्रकरण को दुखद बताते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, सचिन पायलट मेरे दोस्त हैं। वे इतने सालों से पार्टी के लिए निष्ठा से काम कर रहे थे। ये तथ्य कोई नहीं उनसे छीन सकता। उम्मीद है कि स्थिति अभी भी संभल सकती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना दुखद है। कांग्रेस पार्टी की पूर्व सांसद और अभिनेता संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त ने कहा कि किसी का महत्वाकांक्षी होना गुनाह नहीं है। उन्होंने सिंधिया और पायलट के बारे में कहा कि जिन लोगों ने सबसे मुश्किल घड़ी में कठिन परिश्रम किया, उनका कांग्रेस पार्टी से रुखसत होना वाकई दुखदायी है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जनता का मोह कांग्रेस से भंग हो गया है, क्योंकि जब ये सत्ता में थे तो यहाँ व्यापार और भ्रष्टाचार की सरकार चला रहे थे। उन्होंने इसके साथ ही राजस्थान में सियासी संकट को लेकर दावा किया कि मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी में क्षमता नहीं है। ये चीज हर राज्य में देखी जा सकती है। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले विकास दुबे और उसके 5 साथियों के एनकाउंटर के बाद भी यूपी पुलिस लगातार सवालों के घेरे में आ रही है। पुलिस ने बिकरू गांव में लूटे के हथियार बरामद करने का दावा किया और इस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। यूपी पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक यानी एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि दुर्दांत विकास दुबे के घर से AK-47 और शशिकांत पांडे के घर से इंसास राइफल मिली है। उन्होंने इसे पुलिस की बड़ी सफलता बताया। हैरत की बात यह है कि AK-47 राइफल विकास दुबे के उसी घर से मिली है जिसे वारदात के अगले दिन पुलिस ने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया था। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में कोर्ट की निगरानी में CBI या SIT जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान CJI S.A. बोबडे ने कहा कि हैदराबाद मामले में जिस तरह से कोर्ट ने SC के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच का आदेश दिया था, उसी तर्ज पर हम इस मामले में भी सोच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया कि वह मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करेंगे। द हिंदू की एक खास रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया है। ईरान ने इसकी वजह भारत की ओर से फंड मिलने में देरी को बताया है। ईरान ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और हाल ही में चीन और ईरान के बीच $400 अरब के रणनीतिक निवेश को लेकर समझौता हुआ है। ईरान और भारत के बीच 4 साल पहले चाबहार से अफगानिस्तान सीमा पर रेल लाइन बिछाने को लेकर समझौता हुआ था। विपक्षी कांग्रेस ने ईरान के झटके के बाद मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ट्वीट में कहा कि एक बड़ा नुकसान है। उनका कहना था, भारत को चाबहार बंदरगाह परियोजना समझौते से बाहर कर दिया गया। ये मोदी सरकार की कूटनीति है जिसमें काम हुए बिना ही तारीफ हो जाती है। चीन ने चुपचाप काम किया लेकिन उन्हें बेहतर डील दी। भारत का बड़ा नुकसान, लेकिन आप सवाल नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के घर के आसपास के सभी घरों को भगवा रंग में रंगवा दिया गया है। इसके साथ ही इन घरों पर देवी देवताओं की तस्वीरें बनाई जा रही हैं। इलाकों के कुछ लोगों ने घरों की दीवारों को भगवा किए जाने का विरोध किया है। विरोध के बावजूद मंत्री के मौतेरे भाई और उनके साथियों ने इन लोगों को धमकाया और उनके घरों को भगवा रंग में रंग दिया। पुलिस ने मामले में नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का कहना है कि इलाके का विकास और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से बिहार में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के हवाले से खबर दी है कि बिहार में आगामी 16 से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा।
देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 9 लाख के पार हो चुका है। बीते 24 घंटों में देश में 28,000 से अधिक मामले आए हैं और 553 लोगों की जान गई है, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 9,06,000 से अधिक हो गई है और मरने वालों की संख्या 23,000 से ज्यादा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,31,00,000 के पार हो गया है और इस वायरस के कारण अब तक 5,72,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 33,63,000 से ज्यादा है और मरने वालों की संख्या 1,35,000 से अधिक हो चुकी है। ईरान ने कहा कि अमेरिका को गोपनीय जानकारी बेचने के मामले में दोषी पाए गए रक्षा मंत्रालय के पूर्व कर्मचारी को फांसी दे दी गई है। ईरानी न्यायिक व्यवस्था के प्रवक्ता गुलाम हुसैन इस्माइली ने संवाददाताओं को बताया कि रेजा असगरी को पिछले सप्ताह फांसी दी गई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।